प्रोफेसर राम वचन राय आप सबको नमस्कार करता हूं और आज डॉक्टर श्रीनिवास पर आधारित एक पुस्तक की चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। विज्ञान से परे सत्य की खोज, डॉक्टर श्रीनिवास। हाल ही यह किताब प्रकाशित हुई है और इसमें कई लोगों के निबंध शामिल हैं। मैंने भी डॉक्टर श्रीनिवास पर एक आलेख दिया है इस पुस्तक में, कबीर परंपरा के कवि डॉक्टर श्रीनिवास। वस्तुतः पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाने के क्रम में कई मुलाकातें कई रूपों में डॉक्टर श्रीनिवास से होती रही। मैं ही पटना विश्वविद्यालय का ही छात्र रहा और संयोग कहें कि यहीं अध्यापक भी हुआ। और डॉक्टर श्रीनिवास एक चिकित्सक के रूप में और सबसे बड़ी बात कि एक मनुष्य के रूप में, एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में पटना के गौरव थे। और इस नाते भी हम लोग उनको लेकर बहुत ही उत्सुक रहते थे हमेशा कि ये क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं। और एक सर्जक का जीवन रहा। वे पेशे से तो चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, हृदय रोग विशेषज्ञ थे, लेकिन एक रचनाकार के रूप में कई कृतियों का सृजन उन्होंने किया था। और कई ऐसे प्रसंग हैं जीवन के कि उनसे मुलाकात, उनसे बातचीत, उनके घर पर जाना, ये होता रहा अक्सर। और एक बार तो जब वो बंदर बगीचा में रहते थे, वहाँ मरीजों को देखते भी थे, उनका कार्यालय था वहाँ पटना के बुद्ध मार्ग पर। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो बड़े साहित्यकार थे, उनके साथ हम लोग गए उनके यहाँ। ये तय था पहले से कि हम लोग उनका एक इंटरव्यू करेंगे। और 5-7 लोगों की एक टीम थी और हुआ कि उनके बारे में अलग अलग ढंग से बातचीत की जाएगी। और रेणु जी ने ही योजना बनाई थी और हर आदमी अपने दृष्टिकोण से उनको देखेगा, परखेगा और उनके बारे में जो अनुभव होगा वो लिखा जाएगा। हम लोगों ने उनका इंटरव्यू किया और अलग अलग ढंग से, लेकिन बाद में रेणु जी रहे नहीं और वो काम पूरा नहीं हो सका। पुस्तक के रूप में उसे छापना था और यही मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि जैसे रेणु जी अक्सर कहते थे, हम लोग कॉफ़ी हाउस में बैठते थे तो कहते थे कि पटना कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे बाहर के यात्री आते हैं तो गंगा नदी को देखते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह का स्थान है, वहाँ जाते हैं। जो जैविक उद्यान है उसका भ्रमण करते हैं, गोलघर है। यानी ये पटना की दर्शनीय चीज़ें हैं। उसमें एक और चीज़ शामिल कर दी जाए, वो है डॉक्टर श्रीनिवास। साहित्यकार के नाते मैं चाहता था कि उनके साहित्यिक पक्ष पर विचार हो, इसलिए मैंने उनकी कविताओं पर लिखा। और मुझे लगा कि उनकी समग्र कविताओं को पढ़ने के बाद कि वे कबीर की परंपरा के कवि हैं। कबीर परंपरा के कवि डॉक्टर श्रीनिवास। डॉक्टर श्रीनिवास वृत्ति से हृदय रोग विशेषज्ञ एक प्रख्यात चिकित्सक थे और प्रवृत्ति से एक संवेदनशील प्रयोगशील कवि। इन दो दुर्लभ गुणों का संयोग उनके व्यक्तित्व में हुआ था। ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक साहित्यकार थे सर चार्ल्स पर्सी स्नो, जो सीपी स्नो के नाम से मशहूर थे। उन्होंने 2 संस्कृतियों का सिद्धांत, थियरी ऑफ 2 कल्चर्स का प्रतिपादन किया था। उनका मानना था कि एक वैज्ञानिक के लिए जरूरी है कि वह कला और साहित्य की दुनिया से भी परिचित हो और एक साहित्यकार को चाहिए कि वह विज्ञान के आविष्कार और उसकी उपलब्धियों को जाने। मुझे लगता है कि डॉक्टर श्रीनिवास का लेखन
दो संस्कृतियों के समन्वय का सर्वोत्तम उदाहरण है। उनके पास एक वैज्ञानिक का मस्तिष्क और कवि का हृदय दोनों एक साथ है। लेकिन इसके अलावा एक तीसरी शक्ति भी उनके पास है जो उनके वैज्ञानिक बोध और काव्य विवेक को जाई देती है। वो शक्ति है उनकी आध्यात्मिकता। वे एक दार्शनिक की भांति विज्ञान और साहित्य को देखते हैं तथा आध्यात्म के धरातल पर इनका विवेचन करते हैं। दरअसल डॉक्टर श्रीनिवास के रचना मानस पर यदि हम विचार करें तो विज्ञान, साहित्य और अध्यात्म की त्रिवेणी वहाँ प्रवाहित मिलेगी। यही कारण है कि उनका संपूर्ण जीवन प्रयाग तीर्थ बना रहा और कर्म पावन अक्षय बट। वस्तुतः डॉक्टर श्रीनिवास ने जब कविता लिखना शुरू किया था वो हिंदी में प्रयोगवादी कविता का दौर था। अज्ञेय सहित उस संग्रह के सभी कवि ये मानते थे कि कविता प्रयोग का विषय है। डॉक्टर श्रीनिवास इसी दौर के कवि हैं। अपने अनुभव को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने स्वयं अपनी एक काव्य भाषा गढ़ी। मैं मानता हूं कि डॉक्टर श्रीनिवास की सबसे बड़ी देन है। यूँ तो हर दौर का कवि अपने लिए काव्य भाषा तैयार करता है। इसके दो तीन रास्ते हैं। एक तो पुरानी भाषा जो पहले से भाषा चल रही थी उस भाषा से शब्दों को ग्रहण करता है, और दूसरा तरीका है कि अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से उन नए शब्दों को गढ़ता है, एक नई काव्य भाषा तैयार करता है। डॉक्टर श्रीनिवास ने दोनों काम किया है। मुझे लगता है कि ये काम कबीर ने भी अपने समय में किया था। मैंने जो कबीर की परंपरा से डॉक्टर श्रीनिवास को जोड़ा है वो इस अर्थ में भी कि जैसे कबीर ने अपने लिए एक भाषा तैयार की थी, कविता की भाषा, उसी तरह डॉक्टर श्रीनिवास ने भी अपने लिए एक काव्य भाषा तैयार की थी। तो कबीर ने एक जगह लिखा है कि लाया साखी बनाए के इत उत अक्षर काट, कह कबीर कैसे जिए जूठी पत्तल जात। यानी कबीर कहते हैं कि मैंने जो साखी लिखी है, अपनी कविता को साखी कहते हैं। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य, प्रमाण। तो मैं जो साखी लिखता हूँ तो इसके लिए यहाँ वहाँ से कुछ अक्षर काटता हूँ, शब्द बना लेता हूँ। और ऐसा इसलिए करता हूँ, कबीर कहते हैं, कि जूठी पत्तल चाट कर तो भूख नहीं मिटती है। भूख मिटाने के लिए तो कुछ खाना पड़ता है और कुछ नया बनाना पड़ता है। तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने कुछ नया बनाया, नया तैयार किया है। और मेरी जो साखी है वो इसी तरह की है। कबीर कहते हैं श्रीनिवास भी जो परंपरागत काव्य भाषा है उससे अलग हटकर कुछ नए शब्द गढ़ते हैं, और इसीलिए वो कबीर की परंपरा के कवि हैं, क्योंकि भाषा गढ़ते हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए। खासकर जो उनका कविता संग्रह है तृणवेणु, उसमें जैसे लोक भाषा का एकदम देशज शब्द है पाक। कीचड़ के लिए पाक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। गांव का आदमी पाक शब्द का इस्तेमाल कर, कीचड़ होता है ना, यहाँ से पानी और मिट्टी दोनों मिल करके घुल जाते हैं, तो कीचड़ है। कीचड़ के लिए वो लिखते हैं पाक। और पाक में जो लथपथ हो जाता है उसको लिए वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं लसराए, यानी पाक से सराबोर हो जाना, इसके लिए लसरा जाना। बिल्कुल गांवी शब्द है, इसका प्रयोग उन्होंने कविता में किया है। एक कविता है तृणवेणु में ही कि इसमें जेनरेशन गैप को, दो पीढ़ियों के बीच जो फर्क हो जाता है, इसको उन्होंने दिखाया है, बहुत व्यंग किया है।
इस पर लिखते हैं अपनी कविता में, धन मन दिवस बीतता, अनबन बीती रात। धन मन दिवस बीतता, अनबन बीती रात। बंठन कर तन गात गिंजाता, अनखन मन अझुराता। हे नव भारत के निर्माता, बेटा बेटी नकल बनाते, रोती बेवा माता। जनगण मन के नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। ये व्यंग्य है, एक तरफ राष्ट्रगान की कुछ पंक्तियां लेकर कि जिस भारत का गुणगान हम करते हैं, बहुत आदर्श की बात करते हैं, लेकिन परिवार में बूढ़े माँ बाप की कितनी उपेक्षा हो रही है, उनकी क्या स्थिति है, इस कविता में व्यक्त है। तो एक तरफ हमारे सामने देश है, राष्ट्र है, राष्ट्रगान है, और दूसरी तरफ हमारा परिवार, जहाँ बूढ़े लोगों के साथ और विधवा माँ के साथ बेटे बेटियों का यानी नई पीढ़ी का व्यवहार ऐसा होता है। तो व्यंग्य ये जेनरेशन गैप है, दो पीढ़ियों के बीच जो अंतराल आया है, इस सामाजिक द्वंद्व को भी डॉक्टर श्रीनिवास कविता में उठाते हैं। और मैंने कहा कि वो विचार से एक प्रगतिशील वैज्ञानिक के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो ऐसी भी कविताएं उन्होंने लिखी हैं जिनमें प्रयोग किए हैं। अब एक तरफ देखा कि लोक भाषा के शब्द हैं, और दूसरी तरफ कोई वैज्ञानिक नई शब्दावली का इस्तेमाल अपने जीवन में करता है और व्यवहार में करता है। उस आधार पर भी उन्होंने कविता लिखी है। और जैसे एक उनकी कविता है जिसमें फार्मूले की बात वो करते हैं, एक वैज्ञानिक फार्मूला की बात करता है। लिखते हैं E=mc, जन्मजात अनहरा वैज्ञानिक, ऊर्जाओं की गणना झारे, बड़े बड़े फार्मूले धारे, दर्शन दोष ज्योति न जाना, बिखरे रंग नहीं पहचाना। एक वैज्ञानिक जो फार्मूला में उलझा रहता है, चाहे वो गणित का फार्मूला हो या भौतिक विज्ञान का कोई फार्मूला हो, उसी में उलझा रहता है। लेकिन वो दर्शन, उसकी जो दृष्टि होती है संसार को देखने की, इसका अनुभव ही उसको नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, उस रंग को पहचानता नहीं है, इस सृष्टि के रंग को नहीं पहचानता है, इस प्रकृति में कितने रंग बिखरे हुए हैं, क्योंकि अपनी लेबोरेटरी में वो काम करता रहता है, उसी में घिरा रहता है। तो उसकी एकाग्रता जो किसी एक ही वस्तु में लगी हुई है, इस पर भी वो व्यंग करते हैं कि भाई लेबोरेटरी से निकलकर, अपनी प्रयोगशाला से निकलकर इस दुनिया के रंगों को तो देखो जिसे विधाता ने बनाया है। वो कितना बड़ा वैज्ञानिक है इस संसार को बनाने वाला, कि जिसने इतने प्रकार के रंग बनाए हैं, इतने प्रकार के रूप बनाए हैं, इतने प्रकार के जीव जंतु बनाए हैं। इस पर कवि व्यंग करता है वैज्ञानिक। अब मुझे लगता है कि जो एक रचनाकार की दृष्टि, एक कवि की दृष्टि, और एक डॉक्टर के रूप में, चिकित्सक के रूप में जो उनकी वैज्ञानिक दृष्टि है, इन दोनों की चर्चा मैंने उदाहरण भी दिया कविता से। लेकिन उनकी तीसरी जो शक्ति है जिसकी बात मैं कर रहा था, वो है उनकी आध्यात्मिकता। और इसीलिए वे कबीर के रास्ते के कवि हैं, कबीर की परंपरा के कवि हैं। डॉक्टर श्रीनिवास की कविताओं के अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उनकी आध्यात्मिक चेतना पर कबीर का सबसे ज्यादा प्रभाव है।
सबसे ज़्यादा, बल्कि कहें कि कबीर तो सर्वकालिक कवि हैं, अपने समय से लेकर आज तक के समय को प्रभावित करते रहे हैं। लेकिन एक कवि के रूप में जो डॉक्टर श्रीनिवास अपने को सबसे अधिक कबीर के निकट पाते हैं, इसलिए उनका विश्वास कागज लेखी से ज्यादा आँखीं देखी पर है। पुस्तकों में जो लिखा हुआ है ज्ञान वो तो है अपनी जगह, लेकिन उससे ज्यादा संसार को देखने का जो अनुभव है, ज्ञान है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा प्रामाणिक है। कबीर ने ही किया। कबीर लिखते हैं ना एक जगह, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आँखीं देखी। मैं किताबों में जो लिखा हुआ है तुम कह रहे हो, और मैं जो देख रहा हूं अपनी आंखों से संसार में उसको कह रहा हूं। यही फर्क है दूसरे लोगों में और कबीर में। डॉक्टर श्रीनिवास ने ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन किया, और उस अध्ययन के बाद वो इस नतीजे पर आए कि संसार में हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वो ज़्यादा प्रामाणिक है। कबीर की परंपरा को अपनी कविता में वे प्रस्तुत करते हैं, जीवित करते हैं। तो इसका एक बड़ा कारण भी है। वो कारण है कि डॉक्टर श्रीनिवास बिहार के जिस जिले से आते हैं, समस्तीपुर जिले से, जहाँ उनका जन्म हुआ था, उनका बचपन बीता था समस्तीपुर की धरती पर, तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि कबीर स्वयं वहां गए थे। एक कबीर मठ है, बल्कि बिहार में 3 स्थानों पर कबीर के आने का उल्लेख मिलता है ग्रंथों में। उसमें एक समस्तीपुर भी है, और समस्तीपुर के रोसड़ा में बड़ा कबीर मठ है। कबीर जहाँ गए अपने जीवन काल में, तो उनके अनुयायियों ने, उनके समर्थकों ने वहाँ मठ बनाया बाद में। तो ऐसे 3 बड़े मठ हैं बिहार में। एक है समस्तीपुर में रोसड़ा, दूसरा है पटना के नज़दीक है फतुहा, और तीसरा है सिवान में धनौती। ये 3 मठ हैं। तो समस्तीपुर में जो रोसड़ा मठ है, जहाँ कबीर के जाने का उल्लेख मिलता है, तो जाहिर है उस जिले की धरती पर कबीर के पांव पड़े थे। वहीं कबीर डॉक्टर श्रीनिवास पैदा हुए, वहीं उनका बचपन बीता। इसलिए संस्कार के रूप में संभव है वो कबीर से प्रभावित रहे बचपन से। और सबसे ज़्यादा कबीर पंथी समस्तीपुर जिले में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ मठ होता है, तो ऐसे भी उस मठ का प्रभाव वहाँ के रहने वालों पर पड़ता है। ठीक है ना। तो ये इस कारण भी डॉक्टर श्रीनिवास पर कबीर का, उनके दर्शन का, उनके अध्यात्म का, उनके चिंतन का प्रभाव पड़ा, और ये प्रभावित हुए कबीर से। यही डॉक्टर श्रीनिवास की आध्यात्मिक चेतना के अंकुरण की पृष्ठभूमि है। आध्यात्मिक चेतना डॉक्टर श्रीनिवास में कहाँ से आई? मैं मानता हूँ कि ये कबीर का प्रभाव उस भूमि से, जिस भूमि पर, जिस समस्तीपुर की धरती पर कबीर के पांव कभी पड़े थे 600 साल पहले, वो प्रभाव डॉक्टर श्रीनिवास के मानस पर पड़ा। अब तृणवेणु जी संग्रह की चर्चा मैं कर रहा हूं, उसी में ही एक कविता है जिसमें आप देखेंगे कबीर की वाणी गूंज रही है उस कविता में, है ना? और कबीर के शब्दों का, उनकी भाषा का, उनके भाव का, उनके आध्यात्मिक संकेत का उन्होंने विवरण प्रस्तुत किया उस कविता में। डॉक्टर श्रीनिवास लिखते हैं, एके शब्द एक ही माया। बिल्कुल कबीर का तेवर है। एक शब्द एक ही माया,
जननी जनक बनी है काया, आधा तेरा बाप है आधी तेरी माया, तू आधा संतान में तू ही तेरा भाया। औंधा आया जगत में शून्य गगन में कौंधा, औंधा आया जगत में शून्य गगन में कौंधा, रंग बिरंगे दृश्य मनोरम जाग जगत में चौधा। बिल्कुल कबीर की तर्ज पर वो अपनी बात रख रहे हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरी कविता में वो तृणवेणु की ये कविता है, कबीर के रूपकों का इस्तेमाल करते हैं। रूपक होते हैं भाषा में कि किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए गूढ़ अर्थ रखे जाते हैं, उसको रूपक के रूप में देखा जाता है। लिखते हैं, गोरी गौना पर गई लजाए, चार कहार चकित है चितय, भरी पालकी खाली जाए। एकदम आध्यात्मिक अनुभव है। इसी तरह दूसरी कविता में कहते हैं, सखी मोहे भरम झरोखे झांका, सखी मोहे भरम झरोखे झांका, नींद खुली तो खाली सिजिया, खसम खिसका बांका, री पगली तू आधी औरत आधा मर्द तुझी में आका, अखिया खोल खोज तू ग्रंथिन, अंतःस्राव भरम में राखा, सैया तोड़ तुझी में सोया, नीदिया तोड़ नहीं कुछ खोया। यही कबीर की चेतना है कि जो वो मानते हैं, ये जो कई जगह कबीर ने लिखा है कि ब्रह्म को, ईश्वर को वो पति के रूप में देखते हैं और मनुष्य जीव जो है वो स्त्री है। पति पत्नी का जो संबंध होता है इस रूप में भी कबीर ने देखा है। तो ये अंत में डॉक्टर श्रीनिवास की भी कविता वही कहती है कि बालम तोड़ तुझी में पाया, तुम्हारे अंतर्गत ही वो तुम्हारा प्रिय जो है कहीं चला नहीं गया, तुम्हारे ही भीतर बैठा है। सैया तोड़ तुझी में सोया, तुम्हारे भीतर ही है वो, यानी ईश्वर की चेतना मनुष्य के भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। ये बिल्कुल आध्यात्मिक ज्ञान है। इसको भी अपनी कविता के माध्यम से डॉक्टर श्रीनिवास प्रकट करते हैं। जाहिर है संत कबीर की वो निर्गुण चेतना आधुनिक काल के कविराज श्रीनिवास में उसी रूप में आकार ग्रहण करती है। फर्क यही है कि कबीर ने साधना के द्वारा वो चेतना प्राप्त की थी, डॉक्टर श्रीनिवास ने भी कबीर की तरह साधना तो नहीं की। वो तो एक संसारिक आदमी थे, एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, अपने पेशे से जुड़े हुए थे। लेकिन कबीर के अध्ययन से या कबीर के उस कहें कि आध्यात्मिक दर्शन से वो इतने प्रभावित थे कि उसकी छाया अपने भीतर भी देखते थे और उसकी अभिव्यक्ति कविता में करते थे, और इसीलिए वो कबीर परंपरा के कवि माने जाते हैं। क्यों ये कबीर की परंपरा में चलते हैं, इसके कई कारण थे और मैंने दिखाया कि चाहे वो अनुभूति का स्तर हो या भाषा का स्तर हो, सब जगह वो कबीर से प्रभावित हैं। और आलेख थोड़ा बड़ा है लेकिन बीच के अंश हमने आपके सामने रखे ताकि डॉक्टर श्रीनिवास के कवि व्यक्तित्व की एक झलक आपको मिल जाए। और आपने गौर से सुना, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूँ। ये डॉक्टर श्रीनिवास के कवि व्यक्तित्व को समझने में अगर इस आलेख से कोई मदद मिलती है या कहें कि मूल्यांकन की कोई खिड़की खुलती है तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। धन्यवाद।